हेलो एवरीवन। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा असिस्टेंट प्रोफेसर 2022 की भर्ती का विज्ञापन जारी कर दिया है। जो कैंडिडेट इस वैकेंसी का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे उनका इंतजार अब खत्म हुआ, यानी कि जो स्टूडेंट कॉलेज के प्रोफेसर्स बनने का सपना देख रहे हैं उनका सपना साकार होने का समय अब आ गया है। इस वैकेंसी का डिटेल आइए इस वीडियो में समझते हैं। मैं डॉक्टर अखलाक मंसूरी, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज मंदसौर, इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। अब बढ़ते हैं टेबल ऑफ कंटेंट की तरफ। सबसे पहले पोस्ट डिटेल्स के बारे में जानेंगे। एप्लीकेशन फॉर्म कब स्टार्ट होगा और कब उसकी आखिरी तारीख रहेगी। एग्जाम फीस क्या होगी इस वैकेंसी के लिए, आपकी आयु सीमा यानी कि एज लिमिट क्या होगी, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होगी, एग्जाम सेंटर्स कहाँ कहाँ होंगे, चयन प्रक्रिया यानी कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगी, गेस्ट फैकल्टी यानी कि अतिथि विद्वान को कितना अनुभव और आयु में कितनी छूट मिलेगी, विषयवार कितनी वैकेंसी इस विज्ञापन में आई है, और कुछ महत्वपूर्ण बिंदु भी इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। अब बढ़ते हैं पोस्ट डिटेल की तरफ। ये पोस्ट जो है डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ एमपी के अधीन रहेगी और जो इस पद का जो टाइप है वो सेकंड क्लास गजेटेड ऑफिसर का है, यानी कि राजपत्रित अधिकारी द्वितीय श्रेणी की ये पोस्ट है। और जब भी आप इसमें नियुक्त होंगे तो सर्वप्रथम आपको इसका जो बेसिक पे है वो 57,700 का रहेगा, प्लस जो भी डियरनेस अलाउंसेस यानी कि महंगाई भत्ता जो भी होगा उस समय का वो जुड़ के मिलेगा। और इस पद का नाम जैसा कि हम सभी जानते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर सहायक प्राध्यापक है। अब सबसे महत्वपूर्ण, इस एप्लीकेशन फॉर्म को हम कब से फिलअप कर सकते हैं। जैसा कि स्लाइड में आप देख सकते हैं 1 मार्च 2023 इसकी शुरुआती दिनांक है, यानी कि आप 1 मार्च 2023 से इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। और जो आखिरी यानी कि अंतिम तिथि है वो 31 मार्च 2023। 31 मार्च 2023 रात 12 बजे से पहले आप इस फॉर्म को फिलअप कर ले, अन्यथा आप इस परीक्षा में बैठने से वंचित रह जाएंगे। और ये फॉर्म ऑनलाइन रहेगा और ऑनलाइन MP ऑनलाइन के माध्यम से या mpsc.mp.gov.in के माध्यम से फिलअप कर सकते हैं। तो तारीख और समय का विशेष ध्यान रखें। अब एग्ज़ाम फीस की बात करते हैं। जो MP के कैंडिडेट हैं उनमें SC ST OBC और PH कैटेगरी के जो कैंडिडेट हैं उनके लिए 250 रुपये फीस रहेगी और एक्स्ट्रा 40 रुपये पोर्टल फीस रहेगा। इसके अलावा जितनी भी कैटेगरीज रिमेनिंग है और जो MP से बाहर के लिए है उनके लिए 500 रुपये प्लस 40 रुपये पोर्टल फ़ी रहेगी। अब सबसे इम्पोर्टेंट एज लिमिट और एज कैलकुलेशन कब से होगी ये जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो आपको बता दें, एज कैलकुलेशन आपका 1 जनवरी 2023 की तारीख से होगा, यानी कि 1 जनवरी 2023 को आपकी जो एज है मिनिमम 21 साल पूरी होना चाहिए, उसमें एक भी दिन कम नहीं होना चाहिए। और मैक्सिमम जो एज है आपकी 48 ईयर्स रहेगी, इससे एक भी दिन ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इस स्लाइड में हम एज लिमिट को और अच्छी तरह से समझ सकते हैं। जैसा कि आप सभी यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर SC ST OBC UR EWS सभी के लिए जो एज है वो 21 साल पूरे होना चाहिए और 40 से कम होना चाहिए। लेकिन मध्य प्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग के लेटर की दिनांक 24/7/2019 और 18/9/2022 के अकॉर्डिंग जो छूट और विशेष छूट मिली है वो 3 और 5 साल की मिली है। तो मैक्सिमम जो एज लिमिट है हर कैटेगरी में, किसी भी कैटेगरी में, वो 48 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इसमें गेस्ट फैकल्टी के जो रिलैक्सेशन है वो भी इसमें आ चुके हैं और इसमें EWS कैटेगरी PH कैटेगरी सभी के जो प्रावधान है विशेष छूट के वो इसमें शामिल है। तो आप ये विशेष तौर पर ध्यान रखें कि आपकी जो एज है मिनिमम 21 ईयर्स और 48 ईयर्स से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अब एक और महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में डिस्कस करते हैं, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में। इसमें आप ध्यान से देखिएगा, आपका PG में यानी कि मास्टर्स में 55% होना बहुत ज़रूरी है अगर आप जनरल कैटेगरी या OBC कैटेगरी से हैं तो। और अगर आप SC ST और PH कैटेगरी में आते हैं तो आपको 5% की छूट के साथ 50% मास्टर्स में होना अनिवार्य है। उसके अलावा 19 सितंबर 1991 से पहले अगर आपकी PG की हुई है तो आपको भी 5% के रिलैक्सेशन के साथ आपको 50% PG में यानी कि मास्टर्स में अनिवार्य है।
उसके अलावा अब ये जो 2 ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से कोई एक कम से कम आपके पास होना ही चाहिए। वैसे तो असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए नेट या सेट इनमें से कोई एक योग्यता आपके पास होना चाहिए। लेकिन किसी वजह से आपके पास अगर नेट या सेट नहीं है तो आप यूजीसी 2009 रेगुलेशन के अकॉर्डिंग आपका पीएचडी कंप्लीट होना चाहिए। ये खास तौर पर आप ध्यान रखें, अगर आपके पास नेट या सेट नहीं है तो भी आपको नेट सेट से छूट है अगर आपके पास यूजीसी 2009 रेगुलेशन के अकॉर्डिंग पीएचडी है तो। उसके अलावा कुछ ऐसे कैंडिडेट भी होंगे जिनकी जो पीएचडी है वो 11 जुलाई 2009 से पहले की है या उससे पहले रजिस्टर्ड हो चुकी है, तो उनके लिए यूनिवर्सिटी से आपको 5 पॉइंट सर्टिफिकेट लाना अनिवार्य होगा, तो आप इस परीक्षा में इजीली बैठ पाएंगे। तो फिर से रिपीट कर रहा हूँ, आपको इस परीक्षा में बैठने के लिए कम से कम 55% के साथ पीजी होना अनिवार्य है। साथ में इन दोनों में से कोई एक योग्यता आपके पास होना अनिवार्य है, आप इसका विशेष तौर पर ध्यान रखिए, अदरवाइज आप एलिजिबल नहीं हैं। पीजी प्लस नेट सेट या पीएचडी इनमें से आपके पास योग्यता होना चाहिए। अब इस स्लाइड में ये दिखाया गया है, मान लीजिए आप मैथमेटिकल साइंस में आपने नेट या सेट किया है, इसका मतलब आप गणित विषय में इस एमपीपीएससी की सहायक प्राध्यापक परीक्षा में आप बैठ सकते हैं। ऐसे हम बात करते हैं डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक स्टडीज़ के बारे में बात करें, अगर इस नाम से आप नेट और सेट में बैठे हैं दैट मीन्स आप सैन्य विज्ञान के लिए इसमें अपियर हो सकते हैं। ऐसे ही हम परफॉर्मिंग आर्ट्स के बारे में बात कर रहे हैं, इसमें आप नेट सेट में बैठे हैं तो आप जो नृत्य यानी कि डांस है उसके लिए आप एलिजिबल है। इस तरीके से यहाँ पे सभी सब्जेक्ट की लिस्ट दी गई है और नेट सेट के भी जो सब्जेक्ट के रूप है उनको यहाँ पे दर्शाया गया है, तो आप अपने सब्जेक्ट का यहाँ पर मिलान कर सकते हैं। एग्ज़ाम सेंटर्स के रूप में यहाँ पे सभी 10 डिवीज़न को लिया गया है, यानी कि इसमें कौन कौन से आप देख सकते हैं, यहाँ पर भोपाल है, इंदौर है, ग्वालियर है, जबलपुर, सागर, जो हमारे 10 डिवीजन्स हैं एमपी के, उनमें इस परीक्षा का आयोजन होगा। तो आप जिस भी डिवीज़न से संभाग से संबंधित रखते हैं तो आप अपने जो डिवीज़न है वहीं पे आपको इस परीक्षा में अपियर होना होगा। अब सबसे महत्वपूर्ण सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, चयन प्रक्रिया क्या है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर सबसे पहले आपको रिटन एग्जामिनेशन देना होगा। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट एक खास चीज़ ये है कि पिछली बार जो असिस्टेंट प्रोफेसर 2017 की जो परीक्षा हुई थी वो ऑनलाइन मोड में हुई थी और इस बार की जो परीक्षा है वो ऑफलाइन मोड में होगी। दैट मीन्स यहाँ पर OMR शीट आपको आंसर शीट के रूप में प्रदान की जाएगी। अभी स्कीम परीक्षा की यहाँ पर डिक्लेयर नहीं हुई है, घोषित नहीं हुए, जैसे इसके बारे में पता चलेगा आपको इसके बारे में अवगत कराया जाएगा। संभवतः हो सकता है 100 अंकों का आपका जनरल स्टडीज़ का पेपर हो, 300 अंकों का आपका विषय का पेपर हो और 50 नंबर आपके इंटरव्यू के हो। तो आपको सबसे पहली जो प्रोसेस है वो रिटर्न एग्जामिनेशन आपको इसमें देनी होगी। उसके बाद जो जिसका भी रिटर्न एग्जामिनेशन क्लियर होगा या जो शॉर्टलिस्टेड होंगे उनको 3 टाइम्स पोस्ट जितनी पोस्ट आपके विषय में होगी उसके 3 गुना आपको इंटरव्यू के लिए आमंत्रित की जाएंगे। और इंटरव्यू में अपेयर होने के बाद मेरिट लिस्ट बनेगी और उसमें गेस्ट फैकल्टी भी शामिल होंगे। गेस्ट फैकल्टी मीन्स अतिथि विद्वान, जिसको यहाँ पर मध्य प्रदेश शासन में अतिथि विद्वान के नाम से जाना जाता है, यानी कि उनका जो कॉलेज का एक्सपीरियंस है पढ़ाने का, उनका एक्सपीरियंस इसमें शामिल किया जाएगा। अब कितना एक्सपीरियंस रहेगा, कितने अंक रहेंगे, इसको अगली स्लाइड में डिस्कस करेंगे। पर आपका जो फाइनल मेरिट लिस्ट है वो इस तरीके से बनने वाला है। जो आपका रिटर्न एग्जामिनेशन में है उसमें आपको कितने मार्क्स मिले हैं और फिर शॉर्ट लिस्ट होने के बाद आप इंटरव्यू फेस करेंगे और इंटरव्यू और जो रिटर्न मार्क्स है उसका सम प्लस जो भी अगर योग्य या पात्र आवेदक रहेंगे उनका गेस्ट फैकल्टी का एक्सपीरियंस भी इसमें शामिल होकर फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी और फिर फाइनल चयन होगा। इस स्लाइड में हम अतिथि विद्वान के आयु सेवा संबंधी और अनुभव की जो अंक है उसके बारे में बात करेंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं कंडिका 1 में अतिथि विद्वानों को 5 वर्ष की अधिकतम छूट दी जाएगी, ये आप नोट कर लें। उसके अलावा अगर वरीयता अंक की बात करें यानी कि अनुभव के अंक की बात करें तो
1 साल के लिए उनको 4 अंक मिलेंगे, और मैक्सिमम उनको 5 साल के हिसाब से 20 अंक दिए जाएंगे। यानी किसी गेस्ट फैकल्टी यानी कि अतिथि विद्वान का अगर 5 साल का एक्सपीरियंस है तो उसको 20 अंक प्राप्त मिलेंगे, और वो फाइनल मेरिट लिस्ट में ये अंक जोड़े जाएंगे। इंटरव्यू के समय शॉर्ट लिस्ट करने के लिए ये अंक उपयोग नहीं किए जाएंगे। जब फाइनल लिस्ट बनेगी इंटरव्यू के बाद, अगर कोई गेस्ट फैकल्टी उसको पार करके यहाँ तक पहुँचता है तो 20 अंक उसके इसमें जोड़े जाएंगे, या जितने भी अंक वो प्राप्त करता है उतने अंक उसमें जोड़ के फाइनल मेरिट सूची बनाई जाएगी। और एक और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पे दिया गया है कि खंडिका 1 और 2 दी गई छूट 2022 तक मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से विज्ञापित होने वाली चयन प्रक्रियाओं में केवल उन्हीं अतिथि विद्वानों को दी जाएगी जो सत्र 2019-20 में किसी शासकीय महाविद्यालय में अतिथि विद्वान के रूप में कार्यरत थे। ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट दिया हुआ है कि जो अतिथि विद्वान 2019-22 में किसी मध्य प्रदेश के शासकीय महाविद्यालय में अतिथि विद्वान के रूप में पदस्थ थे, उन्हीं को ये 2 छूट यानी कि 5 वर्ष की छूट और 20 अंक की जो वरीयता है वो दी जाएगी। ये 20 अंकों का ब्यौरा भी यहाँ पर दिया गया है, यानी कि किस हिसाब से 20 अंक मिलेंगे आपको। यहाँ पर देख सकते हैं कि अगर किसी गेस्ट फैकल्टी ने अपने शैक्षणिक सत्र में 25 से 50 कालखंड यानी कि 25 से 50 पीरियड्स अगर ले लिए उस सत्र में तो उसको 1 अंक प्रदान किया जाएगा, और अगर उसके कालखंडों की संख्या 51 से 100 होगी तो उसको 2 अंक मिलेंगे। इसी तरीके से 101 से 150 तक के अगर मध्य कालखंड लिए तो उनको 3 अंक मैक्सिमम मिलेंगे, और आखिर में 151 से अधिक कालखंड पर उसको 4 अंक मिलेंगे। यानी कि 1 साल के हिसाब से उसको कम से कम 151 कालखंड लेना अनिवार्य है उस सत्र में, तभी उसको 4 अंक मिल पाएंगे। तो इस तरीके से मैक्सिमम 5 अंक 5 सालों का अगर वो इसको अर्जित करे तो उसको मैक्सिमम 20 अंकों की इसको वरीयता प्रदान की जाएगी। और खासतौर पे नोट दिया हुआ वरीयता अंक का लाभ मध्य प्रदेश के मूल निवासी विद्वानों तथा मध्य प्रदेश के बाहर से आए अतिथि विद्वानों के लिए भी मान्य होगी। यानी कि कोई बाहर से आके एमपी के किसी कॉलेज में एज ए गेस्ट फैकल्टी अतिथि विद्वान के रूप में कार्य करता है तो उसको भी ये लाभ मिलेगा। उसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ दे रखी है, अभ्यर्थी संपूर्ण अतिथि अध्यापन अवधि में कार्य अनुभव के आधार पर प्रति वर्ष अधिकतम 4 वरीयता अंक अधिकतम 20 अंक एवं प्रति सत्र 4 अंक प्राप्त करने पर ही 1 वर्ष की छूट 5 वर्ष की छूट का लाभ प्राप्त करने के प्राप्त होंगे। ये वही पॉइंट है जो हम डिस्कस कर चुके हैं, यानी कि मैक्सिमम जो इनको छूट रहेगी वो 48 ईयर्स रहेगी। अब इस स्लाइड में विषयवार पदों का ब्यौरा दिया गया है कि किस विषय में कितनी यूआर की सीटें हैं, एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस या महिलाओं के लिए कितनी सीटें आरक्षित है, इन सभी का ब्यौरा इसमें दिया गया है। पर्टिकुलरली मान लें हम अर्थशास्त्र की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर यूआर के 44 पद हैं, जिसमें से 7 एससी के लिए रिजर्व है, 26 पद एसटी के लिए रिजर्व है। इसी तरीके से 20 जो पद है वो ओबीसी यानी कि अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित है, और इन्हीं में से 7 पद ईडब्ल्यूएस के लिए आरक्षित है। तो कुल मिला के यहाँ पर जो टोटल है रिक्त पदों की जो संख्या है वो 104 है। अब इसी में इन 104 में से यानी कि यहाँ पर अगर यूआर कैटेगरी की बात करें तो यूआर में से 44 में से 15 जो सीटें हैं वो महिलाओं के लिए आरक्षित है। इसी तरीके से बात करें एससी में 7 सीटें यहाँ पर थी, 7 में से 2 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित है। और यहाँ पर अगर ओबीसी की बात करें यहाँ पर या एसटी की बात करें तो 26 और 20 दिया गया है, तो यहाँ पर 26 में से 9 एसटी के लिए एसटी की महिलाओं के लिए आरक्षित है, और 20 जो ओबीसी की दी हुई है उसमें से 7 जो हैं वो महिलाओं के लिए आरक्षित है। इसी तरीके से ईडब्ल्यूएस की कुल 7 सीटें हैं तो 7 में से 2 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित है। उसके अलावा भी इनमें से भी ये 2 जो पद हैं एलडी और वीएच और
बाकी ये दोनों तो ज़ीरो है। LD और VH का मीनिंग क्या है? VH का मीन्स तो विजुअली हैंडीकैप्ड है, और ये भी कुछ डिसेबिलिटी है। तो इस तरीके से यहाँ पर हम इसका जो बाइफरकेशन है, जो क्लासिफिकेशन है, वो समझ सकते हैं। आप भी बाकी विषय का जो भी जिससे संबंधित हो यहाँ से देख के इसका ब्यौरा समझ सकते हैं, और आपके लिए कितनी सीटें रिजर्व है उस हिसाब से आप इस परीक्षा की तैयारी करें, क्योंकि ऐसे मौके बार बार नहीं आते हैं। तो ये परीक्षा के लिए आप अभी से तैयारी में जुट जाएं, क्योंकि हो सकता है इसमें जनरल स्टडीज़ का पेपर भी हो, आपके विषय का पेपर भी हो, इंटरव्यू और बहुत सारी जो चयन प्रोसेस है लंबी है। तो आपको मेहनत अभी से बहुत ज़्यादा करनी होगी, और जो पदों की संख्या को एक बार मूल विज्ञापन से ज़रूर इसको मिलान कर लें, क्योंकि ये विज्ञापन से देख के टाइप की गई है। हमारे मित्र हैं डॉक्टर महेश बंसिया, उनके द्वारा यह संकलित की गई है। फिर भी अगर इसमें कुछ त्रुटि हो तो आप मूल विज्ञापन को एक बार ज़रूर देख लें बाकी डिटेल्स के लिए। कुछ इम्पोर्टेंट नोट मैं आपको बताना चाहूँगा। यहाँ पर देख सकते हैं, अभ्यर्थी के पास उपयुक्त अर्हता है। ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि यानी कि 31 मार्च 2000 तक होना चाहिए। चाहे हम एज लिमिट की बात कर रहे हो या आपका जो क्वालिफिकेशन है वो 31 मार्च 2023 के पहले तक का होना चाहिए। उसके बाद का अगर होगा तो आप एलिजिबल नहीं होंगे। उसके अलावा आप देखें, ये पॉइंट, किसी भी प्रवर्ग में मध्य प्रदेश की मूल निवासी महिलाओं के लिए आरक्षित पद उपयुक्त महिला अभ्यर्थी के अभाव में उसी प्रवर्ग के पुरुष अभ्यर्थियों के चयन द्वारा भरे जा सकेंगे। ये लाइन से स्पष्ट है कि मान लीजिए मध्य प्रदेश की कोई महिला है और वो OBC कैटेगरी है और परीक्षा में उस महिला की आरक्षित सीट थी वो नहीं मतलब चयन सूची में नहीं आ पाई है, तो उसी वर्ग से संबंधित यानी कि OBC का कोई जो पुरुष उम्मीदवार होगा उसको वो सीट अलॉट होगी, आवंटित हो जाएगी, उसका सिलेक्शन उस पद पर हो जाएगा। उसके अलावा ये लास्ट में पॉइंट दिया गया है, जो आपका दिव्यांग का सर्टिफिकेट है, अगर 1 जून 2021 के बाद का है तो वो इस पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन जारी होना अनिवार्य है, अन्यथा वो मान्य नहीं होगा। और इसके अलावा प्रमाण पत्र में ये सभी जानते हैं कि जो डिसेबिलिटी हो 40% या उससे अधिक होना चाहिए, तभी आपको इसका जो फ़ायदा है, इसका छूट, विशेष छूट है, वो तभी मिल पाएगी। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और पसंद आया हो तो अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिए, और आप सभी को इस बहुत बड़ी जो परीक्षा है सहायक प्राध्यापक की, जो कॉलेज के प्रोफेसर बनना चाहते हैं, उनके लिए मेरी तरफ से शुभकामनाएं हैं, और अच्छे से तैयारी करें। और कुछ भी अगर समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट ज़रूर करें, संभवतः आपकी जो मदद है ज़रूर की जाएगी। और पुनः आप सबको एक बार धन्यवाद और ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच।